हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई मूवी पैराडाइज। ये मूवी सम काइंड ऑफ टाइम ट्रैवलिंग की तरह है। इस मूवी में आपको टाइम डोनेशन जैसे कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। मूवी के प्लॉट्स बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए हैं, तो आप लोगों को ज्यादा वेट न करवा के चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम एऑन लैब्स के प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जो कि आपको और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आप अपना टाइम डोनेट कर सकते हो, उसके बदले आप आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हो। आपको बस एऑन लैब आना है, आपके लिए रेसिपिएंट हम ढूंढेंगे, आपको पैसा पे करना है और उनकी टाइम आपका होगा। सीधी सी बात ये है, जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे दे के टाइम खरीद सकते हैं। जिनको भी जरूरत है वो अपना टाइम बेचे और उसके बदले उनको ढेर सारा पैसा मिलेगा। फिर हम जैक को देखते हैं, जो कि एक लड़के को टाइम डोनेशन का फायदा समझा रहा था। वो अभी 18 साल का हुआ है और जैक एऑन लैब के लिए काम करता है। जैक बताता है तुमको $10 मिलियन मिलेंगे, बस अपने लाइफ का 15 साल तुमको डोनेट करना पड़ेगा। वो बच्चा बोलता है बस अभी मैं 18 साल का हुआ हूँ, मुझे लाइफ भी जीनी है। तब जैक बोलता है तुम तुम्हारे फैमिली को देखो और तुम कहाँ पर रहते हो, तुम रिफ्यूजी हो, तुमको जर्मनी से अगर निकलना है, अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है, तुमको पैसे की जरूरत है और एऑन लैब वो सपने को साकार करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम्हारी एक डिसीजन तुम्हारी पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकता है। और बच्चा और उनकी फैमिली वो बात पे मान जाते हैं। फिर जैक रिफ्यूजी एरिया से निकलता है और उसको ओलिविया कॉल करती है, जो कि जैक की वाइफ है। वो बोलती है घर कब आओगे, आज तुम्हारा मनपसंद डिनर प्रिपेयर करूंगी। तब जैक बोलता है आज एक बच्चे को अच्छी लिविंग गिफ्ट करके आ रहा हूँ और आज एनुअल मीटिंग भी है, तो मेरे घर लौटने में टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं जैक ऑफिस की तरफ जा रहा था। सड़क पे प्रोटेस्ट चल रहा था टाइम डोनेशन को लेके। वो लोग बोल रहे थे हमारा टाइम हमारा है, कोई अमीर लोग आके पैसे दे के हमारा वक्त नहीं खरीद सकता, ये मौत से भी बदतर है। फिर जैक ऑफिस पहुंचता है, अपने कलीग से बात ही कर रहा होता है, तभी उसको बेस्ट टाइम डोनेशन मैनेजर का अवार्ड दिया जाता है। उसने अभी तक 276 सालों का टाइम डोनेशन करवाया है। फिर स्टेज में आते हैं सोफी थाइसन, जो कि एऑन लैब्स के सीईओ है। वो सब टाइम मैनेजर्स को कांग्रेचुलेशन विश करती है और फिर बोलती है आप लोग सोचिए, सोसाइटी को हम जो दे रहे हैं वो मानवता के लिए एक वरदान है। नेल्सन मैंडेला, आइंस्टाइन, मैरी क्वेरी जैसे बहुत सारे जीनियसेस जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, समय से पहले उन लोगों का मौत हमारे सोसाइटी के लिए नुकसानदायक था। अगर एऑन लैब्स की मदद से वो 100 साल या 150 साल तक भी जीते, हमारे सोसाइटी को वो कहां तक पहुंचा देते। बस एक टाइम डोनेशन के मदद से हम लोग पूरी मानव जीवन को बदल सकते हैं। इस मिशन में हमको सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। इसके साथ ही साथ पैरेलली हम एऑन लैब का टूर भी कर रहे थे, जहाँ पर साइंटिस्ट, नोवेलिस्ट, अमीर लोग टाइम रेसिपिएंट थे और वो डोनर से अपना टाइम ले रहे थे। तभी एक आदमी गन निकालता है और रेसिपिएंट्स को मारने लगता है और एक ए करके सिंबल बना के उधर से चला जाता है। असलियत में वो एडम ग्रुप का सिंबल है। एडम ग्रुप एक ऐसा संगठन है जो कि टाइम डोनेशन का खिलाफ है। इतनी बड़ी नुकसान से सोफी थाइसन बहुत ज्यादा नाराज थी। तब वो अपने टीम मेंबर से बात कर रहे थे, तभी विक्टर बोलता है ये एम्प्लॉय कंपनी में 6 महीने पहले ही नर्सिंग स्टाफ में भर्ती हुआ था। तब मरीन बोलती है सारे हाई क्वालिटी बैकग्राउंड चेक के अंदर से गुजरते हैं, तो कैसे ये चूक हो गई। सोफी थाइसन बोलती है मुझे ये सब नहीं पता, बट जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मुझे चाहिए। फिर हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि घर आकर जैक के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करता है। वो लोग कुछ टाइम तक बात करते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लोग ओलिविया के पेरेंट्स के घर जाते हैं, पर ओलिविया के डैड ये टाइम डोनेशन के प्रॉपर खिलाफ थे। उनको लगता है कि अमीर लोग कुछ भी खरीद सकते हैं और इस बात पे जैक के साथ उनकी थोड़ी नोकझोंक भी हो जाता है। जैक बोलता है जो टाइम बेच रहा है वो अपने मर्जी से बेच रहा है, वो अपने लिविंग को चेंज कर रहा है, अपने फैमिली को भी अपलिफ्ट कर रहा है। ये तो सोसाइटी के लिए अच्छा है, गरीब लोग और गरीब नहीं रहेंगे। फिर वो रात को घर की तरफ लौटते हैं और दूर से एक बिल्डिंग को जलते हुए देखते हैं, जो कि उनका ही था। वो ये सब कुछ देख के बहुत शॉक में चले जाते हैं। तब जैक बोलता है तुम चिंता मत करो, हमारे घर का इंश्योरेंस है, हमको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट्स बोलते हैं घर में आग अंदर की तरफ से लगी है, कोई मोमबत्ती या छोटी सी किसी चीज जलने की वजह से। फायर डिटेक्टर के डेटा से हमको पता चला, सो आप लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, लाइक आप क्लेम नहीं कर सकते और आपको घर की पूरी कीमत बैंक को चुकाना पड़ेगा। और मुझे जितना पता है आपके पास कोई एसेट भी नहीं है जिसे बेच के आप बैंक का पैसा चुका पाओ। ये घर आपके वाइफ के नाम पे थी, पर उनके पास अभी भी एक एसेट है। तब वो बोलती है आपको ओलिविया याद होगा, बैंक मैनेजर के कहने पे आपने टाइम भी गिरवी रखा था। एज ए फॉर्मेलिटी आपने चेक बॉक्स तो क्लिक कर दिया था, आपको लग रहा था कि ये कभी भी काम नहीं लगेगा, बट देखिए आज वो काम आ गया और ये टाइम आपको अभी ना चाहते हुए भी बेचना पड़ेगा।
ओलिविया के पूछने पे वो बताती है 40 साल तक आपको अपना टाइम डोनेट करना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जैक बोलता है मैं अपना टाइम डोनेट कर दूंगा तब तो ठीक रहेगा ना। तब इंश्योरेंस मैनेजर बोलता है तुम्हारे रेसिपिएंट का हाल ही में ही मौत हो गया है तो जैक एज ए प्रोसीजर तुम अभी टाइम नहीं बेच सकते। जैक तब बोलता है मैं ओलिविया को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सोफी थाइसन से बात करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। रात को वो जब अपने लॉयर से बात करके निकल रहे थे तब उनको पुलिस पकड़ लेती है और ओलिविया को अपने साथ चलने को बोलता है क्योंकि बैंक ने अपना रिकवरी प्रोसेस शुरू कर दिया है। फिर नेक्स्ट डे जैक ऑफिस पहुंचता है और सोफी थाइसन से कैसे भी मिलता है और उनसे एज ए लोन $2.5 मिलियन मांगता है, ये बोलते हुए कि मैं ये सारा लोन चुका दूंगा, मेरी वाइफ के 40 साल ना लिया जाए। सोफी थाइसन तब बोलती है मैं इस बारे में सोचूंगा, तुम मुझे फाइल सेंड कर देना। फिर हम सोफी थाइसन को बोर्ड मीटिंग पे देखते हैं, उनके बोर्ड में सारे लोग जवान थे। इस बात से हमको पता चल जाता है उनके सब बोर्ड मेंबर को अपना डोनर मिल चुका है, सिर्फ सोफी थाइसन को ही अपना डोनर अभी तक नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब रिप्लाई नहीं आता है तब सोफी थाइसन से फिर से मिलने के लिए जैक ऑफिस जाता है और इस बार वो अपने साथ अपने लॉयर को भी लेके गया था, पर उसको कुछ मदद नहीं मिलता। और लास्ट मोमेंट में वो जब सोफी से पूछता है आपने कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तब सोफी कुछ ना बोल के उधर से चली जाती है। तभी वो गुस्से में लैब की तरफ भागता है, वो ओलिविया को ढूंढ रहा था इधर उधर पर वो मिल नहीं पाता, उसको गार्ड्स गेट में ही पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं ओलिविया का टाइम डोनेशन होते हुए जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक था। ओलिविया जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लाइफ के 40 साल किसी के भी चले जाते वो भी ऐसे ही रोता, ये कोई मजाक नहीं है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। डोनेशन कंप्लीट होता है और जैक तब ओलिविया को लेके एक रेंटल अपार्टमेंट में जाके शिफ्ट होता है। पर ओलिविया हर दिन बदल रही थी, हर रोज धीरे धीरे वो बूढ़ी हो रही थी, जैसे कोई शराब लगाए उसको। फिर जैक को ऑफिस से बुलावा आता है, तब उसको थोड़ी सी होप दिखती है, पर उसे बोला जाता है कंपनी ने तुमको प्रमोशन दिया है, अब तुम और ज्यादा पैसे कमाओगे। पर जैक बोलता है सोफी ने और कुछ नहीं बोला। तब वो टाइम मैनेजर बोलता है नहीं, बस तुम्हारा प्रमोशन के लिए उसने अपील किया है। और दूसरी तरफ ओलिविया 70 साल की बूढ़ी बन चुकी थी, उसने जैक को अपने से दूर जाने को बोला। वो बोलती है तुम अभी जवान हो, तुम अभी भी फैमिली बसा सकते हो, मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के साथ ना मिलना ही सही रहेगा। जैक को तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तब पार्क में बैठकर दारू पी रहा था। तब उसके तरफ एक छोटी सी बच्ची आती है और अपना बैग खोल के ड्रग्स देती है, बोलती है ये खा लो, तुम्हें लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। पर जैक उसको गुस्से में उधर से भगा देता है। घर में अचानक से ओलिविया की तबीयत खराब होने लगता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर बोलती है टाइम डोनेशन के दौरान ओलिविया का मिसकैरेज हुआ है। तब जैक को पता चलता है कि ओलिविया प्रेग्नेंट थी। तब मानो जैक अंदर से टूट चुका था, उसका जो मोरल थिंकिंग था टाइम डोनेशन को लेके वो पूरा ही चेंज हो चुका था। फिर ओलिविया को वो उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने जाता है। तब ओलिविया जैक से बोलती है तुम इधर और कभी मत आना जैक, तुम नए सिरे से अपना लाइफ शुरू करो, हमारा साथ इतना तक ही था। फिर जैक घर लौटता है और उसी पार्क में वही छोटी बच्चे को फिर से देखता है और उससे कुछ लोग ड्रग्स खरीद रहे थे। फिर जैक उसको फॉलो करता है, वो बच्ची पैसे लेके स्मोक मशीन से सिगरेट खरीद के पी रही थी। तभी जैक को शक होता है, वो जाके उसको बोलता है तुमने अपना एज कहाँ से स्वाइप कराया है, एऑन लैब तो नहीं है। तब उसको पता चलता है कि इलीगली भी एज स्वाइपिंग हो रहा है। तब वो उस लड़की से पूरा एड्रेस लेके उधर जाता है। उधर से वो ओलिविया का नकली पासपोर्ट, एक गन और ऊपर से डॉक्टर का लोकेशन भी ले लेता है। फिर वो सोफी थाइसन पे नजर रखना चालू करता है। उसके घर से लेके ऑफिस तक वो कहाँ कहाँ जाता है, हर जगह उसको फॉलो करने लगता है। फिर एक दिन उसके गाड़ी को फॉलो करते हुए वो ग्रेवयार्ड तक पहुंचता है। सोफी थाइसन ग्रेवयार्ड के अंदर अकेली होती है। तब जैक पीछे से जाता है और उसको बेहोश करके अपने साथ लेके आता है और उधर ए सिंबल मतलब एडम ग्रुप का सिंबल बना के देता है कि लोगों को लगे ये कम एडम ग्रुप ने किया है। और सोफी थाइसन तब तक अपना एज स्वाइप करा चुकी थी और वो जवान दिख रही थी। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और ओलिविया को कन्विंस करके अपने साथ एक पुराने कार तराश में लेके जाता है और उसको सोफी थाइसन को दिखा के बोलती है इसने ही तुम्हारा एज स्वाइपिंग करवाया है, तुम्हारा डीएनए इसके साथ परफेक्ट मैच था, इसीलिए ये पूरा खेल उसने रचा था। अब हम इससे तुम्हारी एज वापस लेंगे, मैंने सारी डिटेल्स पता कर लिया है। तब ओलिविया बोलती है जैक हम कुछ भी कर ले, हमारा जेल जाना तय है और अगर हम पकड़ लिए जाते हैं तो हो सकते है हमको मार भी दिया जाए, हमारे साथ हमारे पूरी फैमिली को भी। पर जैक अपने बच्चे को खोने के बाद जज्बाती हो चुका था, उसको सही गलत के अंदर कोई फर्क नहीं दिख रहा था। उसको बस यही पता था कि सोफी थाइसन से उसकी उम्र वापस लेना है और ओलिविया वो तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करना है।
है, मुझे फिर से फैमिली बसाना है, मेरा बच्चा जो चला गया उसको मुझे वापस लाना है। और जैक अपना मास्क निकाल के सोफी थाइसन को अपना शक्ल दिखा देता है। तब ओलिविया के पास और कोई चारा नहीं रहता जैक का साथ देने के अलावा। और दूसरी तरफ मरीन और विक्टर लोकेशन पे पहुंचते हैं और विक्टर ने पहले से ही रिसर्च करके रखा था। सिक्योरिटी का एक कैमरा गेवियट के बैक साइड पे कार नोटिस किया था और फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से जैक हेम्सवर्थ का फेस उधर डिटेक्ट हो जाता है और इससे उनका करंट लोकेशन भी पता चल जाता है। और दूसरी तरफ जैक और ओलिविया जर्मनी छोड़ने की तागाद में थे और जब एऑन के सोल्जर्स फैक्ट्री पहुंचते उनको उधर कोई नहीं मिलता। फिर से वो लोग जैक और ओलिविया को ढूंढने लगते हैं। तब विक्टर मरीन से बोलता है, असलियत में हम किसके तरफ है, शांति की तरफ या बर्बादी की तरफ? कोई अगर किसी से अपना 40 साल छीन ले कोई भी ऐसा करेगा। अगर मेरे साथ भी हुआ मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करूं। पैसे के लिए हम इंसानियत को भूल चुके हैं। तब मरीन बोलता है, इसमें गलती किसकी है? बैंक में उन्होंने क्यों अपना टाइम को एसेट के तौर पे गिरवी रखा? घर के अंदर जलते हुए मोमबत्ती को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? सारी गलती जब उनकी है फिर भी उन्होंने किडनैपिंग किया। और मैं थाइसन परिवार की सालों से रखवाली कर रहा हूँ और मेरा एज ऑलमोस्ट 100 साल के ऊपर हो चुका है। सोफी थाइसन ने मेरा भी अच्छे से ख्याल रखा है। फिर हम देखते हैं जैक और ओलिविया जर्मनी से बाहर जाने वाले एक शिप में थे और दूसरी तरफ एऑन लैब्स में उनकी फेस डिटेक्शन चल रही थी। तभी विक्टर शिप में लिए गए एक सेल्फी का नोटिस करता है कि पीछे ओलिविया का फेस डिटेक्ट हो रहा है। फिर क्या उन्होंने पोर्ट पे नाकाबंदी लगा दिया है और वो लोग हर एक गाड़ी को चेक कर रहे थे। फिर जैक ने एक फैमिली को धमका के एक वैन में उसने सोफी और ओलिविया को छुपा दिया था और एक कार में वो खुद छुपा हुआ था। फैमिली को पुलिस पकड़ती तो है पर कैसे भी जुगाड़ लगा के वो लोग उधर से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जैक निकल के गाड़ी के टायर को शूट कर देता है और उस फैमिली को छोड़ देता है। पर ये सब कुछ देख के ओलिविया को बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वो सोफी को कार से बाहर निकालती है और बोलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार एज स्वैपिंग हो जाए मैं तुमको छोड़ दूंगा। तब वो लड़की बोलती है, तुम्हें जो भी चाहिए मेरी मॉम सोफी थाइसन तुमको दे देगी। तब जैक बोलता है, तुम ही सोफी थाइसन हो? वो लड़की बोलती है, नहीं मैं उनकी बेटी रोज थाइसन हूँ और तुमने गलती से मुझे उठा लिया है। जैक तब बोलता है, मैंने गूगल भी किया था, उनकी कोई बेटी नहीं है। रोज तब बोलती है, मुझे मेरी माँ ने छुपा के रखा था क्योंकि एडम ग्रुप के वजह से उनको भी खतरा था, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे हाई सिक्योरिटी के अंदर रखा है। ओलिविया को थोड़ा थोड़ा उसके बात पे भरोसा होने ही वाला था। तब जैक बोलता है, ये सब कुछ बकवास है, ये हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर से उसको गाड़ी में बंद कर देता है और रात को एक पुराने कॉटेज में वो रुकते हैं जो कि सालों से खाली पड़ा था। फिर रात को रोज बताती है, इन सब के खिलाफ मैं भी हूँ। कोई अपना टाइम अपने मर्जी से बेचता है और जो मर्जी से नहीं बेचना चाहता उनको मजबूर किया जाता है। मेरी हमेशा मेरी माँ के इस बात से कॉन्फ्लिक्ट रही है, प्लीज मेरे बात को समझो, मैं सोफी थाइसन नहीं हूँ, मेरा नाम रोज है। जैक उसके बात पे गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह पे टेप लगाने के लिए जाता है। तब उसको ओलिविया रोकता है और बोलती है, ये अगर सच बोल रही है तो क्या होगा? तब जैक बोलता है, जो भी हो, अगर सच्चाई भी है उसके माँ के साथ तो उसका डीएनए मैच करता है ना, वो अपनी डीएनए अपनी बेटी को दे देगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझको मेरी फैमिली फिर से वापस चाहिए। फिर रात को रोज बोलती है, मुझे नहाना है और जैक उसको पहरा दे रहा था, पर टॉयलेट का एक हैंडल लेके वो जैक के सर पे मार के जंगल में भाग जाती है और भागने के बाद वो एक दलदल में फंस जाती है। तब उसको उधर से ओलिविया निकलती है और रात को जब ओलिविया उसको देख रही थी नहाते टाइम, तब देखती है कि उसके पेट में कोई निशान नहीं था और वो जैक को ये बात बताती है। जैक तब बोलता है, तुम्हारा जब एज कम होता है तुम्हारे सारे निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। फिर रात को वो एक अच्छे समय एक साथ बिताते हैं और रोज को बाथरूम में उन्होंने बंद करके रखा था। और दूसरी तरफ विक्टर को फिर से उनका लोकेशन पता चल जाता है। विक्टर ने बर्नर फोन का लोकेशन ट्रैक कर लिया था। इस बात पे मरीन उसको शाबाशी देता है। फिर रात को जब वो लोग सोए हुए थे उधर बंदूक लेके कुछ लोग आते हैं। तब जैक बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ, ओलिविया को कुछ मत करना। तब हमको पता चलता है वो एऑन के सोल्जर्स नहीं थे, वो एडम ग्रुप्स के मेंबर थे। वो बताते हैं, तुम हमारे नाम लेके इतने किडनैपिंग इतने क्राइम कर रहे हो तो सोफी थाइसन को पकड़वाने में भी तुम ही हमारे मदद करोगे। फिर वो उन लोगों को हॉल रूम में लेके जाते हैं और ओलिविया को एक गन पकड़ा देते हैं और बोलते हैं, रोज थाइसन को तुम मार सकते हो, ये तुम्हारे लिए जायज भी है। तुम्हारे घर को जलाना, जैक के रेसिपिएंट को खुद ही मरवा देना और बैंक से तुम्हारा वो फॉर्म में साइन ले लेना जो कि मैंडेटरी भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ कोइंसिडेंस था? ये सोफी थाइसन की सोची समझी साजिश थी। तुम लोग तो टाइम डोनेशन के दौरान ही मिले थे ना। जैक, तुम जब गए थे ओलिविया को कन्विंस करने के लिए, अपना टाइम बेचने के लिए, तुमने ऐसा ना करके उसके साथ शादी कर लिया था और ओलिविया
ओलिविया के डीएनए के साथ सोफी थाइसन का डीएनए मैच करता है, इसलिए वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने ये सारा प्लान रचा है। पर ओलिविया सारी बात सुन के भी उसके हाथ कांप रहे थे रोज को मारने से पहले। रोज को तो वो नहीं मार पाई। तब जैक को वो लोग समझाते हैं, जब एऑन के सोल्जर्स आएंगे तुमको बस ये बोलना है, अगर आप लोग सोफी थाइसन को अंदर भेजेंगे तभी हम रोज थाइसन को छोड़ेंगे, और हाँ, अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम ओलिविया और रोज दोनों को ही मार देंगे। फिर लोकेशन पे एऑन के सोल्जर पहुंच चुके थे और जैक तब एडम ग्रुप के बात के हिसाब से ही बाहर जाता है और सरेंडर करते हुए बोलता है, अगर आप लोग सोफी थाइसन को अंदर भेजेंगे तभी हम रोज को छोड़ेंगे। सोफी बहुत सोचने के बाद वो बाहर निकलती है, जो कि अभी जवान हो चुकी थी। तभी मरीन को ये बात थोड़ा खटकता है और वो सोफी को अंदर जाने के लिए रोकता है, और तभी विक्टर सोफी के ऊपर गोली चला देता है और मरीन विक्टर को मार देता है, और देखते ही देखते गोलीबारी दोनों तरफ से ही शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं इधर सोफी थाइसन और एडम ग्रुप के लीडर दोनों ही मर चुके थे और जैक रोज और ओलिविया को लेके इधर से निकल रहा था। तब तक जैक के पास डॉक्टर का लोकेशन भी आ चुका था। तब रोज गाड़ी में बैठते टाइम एक गन निकाल के रोज के ऊपर टान देती है, पर गन जब चलाती है उसके अंदर कोई बुलेट नहीं होता। ओलिविया ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और रोज को बहुत मारता है, उसको उसने मार ही दिया था। तब ओलिविया भी ठान लेती है कि अब वो अपना टाइम वापस लेके रहेगी, पर जैक उसका खिलाफ हो जाता है। वो बोलता है सोफी मर चुकी है, अब अगर हमने इसका टाइम ले लिया तो वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगी, और फिर हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। तब ओलिविया बोलती है, मुझे वो सब नहीं पता, इसके ऊपर मैंने गोली नहीं चलाया, पर इसने 1 मिनट भी नहीं सोचा मेरे ऊपर गोली चलाने से पहले, इसके खून में ही धोखेबाजी है। फिर भी जैक जब नहीं मानता, उसको ओलिविया डरा के गाड़ी से उतार देता है और डॉक्टर के लोकेशन पे विजिट करता है। वो ट्रक के अंदर इलीगली हो रहा था। फिर वो लोग रोज को ट्रक के अंदर लेके जाते हैं। फिर कुछ मिनट का पॉज। फिर हम अगले दिन रोज को रास्ते पे भटकते हुए देखते हैं। एक बस ड्राइवर उसको लिफ्ट देता है। फिर वो अपनी माँ सोफी के पास पहुंचती है। सोफी मरा नहीं था, पहले ही मरीन ने उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था। उसकी माँ रोज को गले लगाती है और मरीन से बोलती है उन लोगों को खत्म कर दो, पर मरीन के दिमाग पे विक्टर का हर एक बात घूम रहा था और वो जॉब छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं रोज की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी मॉम सोफी उसको झूठी दिलासा दे रही थी कि इसका इलाज हम जल्दी ढूंढ लेंगे, पर उसको पता था अगर वो अपना डीएनए रोज के साथ स्वाइप करती है तो रोज का उम्र लौट आएगा, पर वो सेल्फिश मदर है, वो कभी अपना उम्र नहीं देंगी। और दूसरी तरफ ओलिविया फिर से जवान हो चुकी थी, उसने शादी भी कर ली और अब वो प्रेग्नेंट भी है, और दूर से उसको जैक देख रहा था। और अब जैक एडम ग्रुप के साथ टाइम डोनेशन की कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए एऑन ग्रुप से लड़ रहा था, और इधर ही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।